आज का लेक्चर 3 है हमारा। और लेक्चर 3 को शुरू करने से पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बेटे। उसमें से मुझे क्लॉजेस तो गिन के बताओ। सेंटेंस है, जिया वॉज इल एंड हिज डॉक्टर एडवाइज्ड रेस्ट एंड हिज डॉक्टर एडवाइज रेस्ट, सो ही slept and we did not disturb him because we care for him a lot। तो हुजूरे वाला, अब आप लोग मुझे इसमें से क्लॉज गिन के बताइए। मैं आपको अनम्यूट करता हूं। बोल के लब आजाद हैं तेरे। फोर सर। 4, अच्छा। सर दो हैं सर। पांच। पांच। हम्म, 5 सर 5। अच्छा। 5। सर 5 है। 5। सर 2 हैं सर। अच्छा, जो बेटा यहाँ कह रहा है 2 हैं, वो जरा मुझे समझाएं कि क्लॉज की डेफिनेशन क्या है। सर क्लॉज की डेफिनेशन ये है कि अ, सर ये कॉम्बो होता सिंपल है सर, सेंटेंस सब्जेक्ट विद प्लस वर्ब क्लॉज। का सर। चलें, जबरदस्त। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो होता है ना। सर अब हम कॉम्बिनेशंस गिनते हैं जरा। सर जिया और वॉज। सर ये सॉरी, मैं इसको तो मैंने ध्यान में नहीं रखा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ भी डॉक्टर वो एडवाइज्ड। जो लिंकिंग वर्ब होता है वो भी मेन वर्ब होता है बेटे। जी जी नहीं सर, मैं वो जहन से निकल गया था। हाँ, ये देखें। ये हमारी कल जी आखिरी जी सर। बात इसी पे हुई थी कि सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब भी क्लॉज बनाता है और सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब भी क्लॉज बनाता है। ठीक है सर। तो जिया और वॉज, ये एक क्लॉज हो गया। अगला क्लॉज है डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर और एडवाइज्ड, शाबाश, ये एक और क्लॉज हो गया। तीसरा ही क्लॉज स्लेप्ट। है ही और स्लेप्ट, Sir, he slept. शाबाश। अच्छा, चौथा क्लॉज है वी We डिस्टर्ब। disturb. वी डिस्टर्ब, शाबाश। और पांचवा We क्लॉज है care. We care. शाबाश। तो हुजूर ये 5 क्लॉजेस हैं। तो क्या बात हुई, क्या बात हमारी तय हुई कि बेटे किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए होता है ना किसी भी सेंटेंस में। यानी कि अगर मैं कहूं कि जिया वॉज इल, फुल स्टॉप, बस एक क्लॉज हो गया तो ये काफी है, दिस इज अ सेंटेंस। या मैं कहूं कि जिया वर्क्स हार्ड, यहां पर जिया और वर्क्स एक क्लॉज हो गया तो ये काफी है। तो मिनिमम किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज का होना जरूरी है, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। मैक्सिमम जितने मर्जी हो, जितने मर्जी हो, एक सेंटेंस में 10-10 क्लॉजेस भी होते हैं। मिसाल देखनी है तो आप मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कोई स्पीच पढ़ लें, या इकबाल का लिखा हुआ कोई इंग्लिश का कोई मजमून पढ़ लें, जैसे द मुस्लिम कम्युनिटी है। ठीक। अच्छा, इसके बाद अब एक बात आप लोगों से और पूछनी है मैंने। क्लॉज को गिनने गिनने के बाद अब हुजूर एक गुजारिश और है मेरी। सेंटेंस है, रॉय गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रॉय गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गुजारिश मेरी ये है कि मुझे बताइए, क्या इन द मॉर्निंग क्लॉज है? इज अ फ्रेज सर। फ्रेज है सर। नहीं 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 नहीं, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। Sir, मुझे no. नो नो। सर। नो Sir, सर, देयर no. इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो वर्ब। शाबाश शाबाश। अब देखें, अब ये असल में ना मैं डेफिनेशन आपसे खुद कहलवाना चाहता था। मैंने सबसे पहले पूछा बताएं मुझे कि इन द मॉर्निंग क्या क्लॉज है, आपने मुझे जवाब दिया नो। फिर एक बच्चे ने कहा सर इस वजह से कि ये सेंटेंस का एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। अब देखें, अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट और वर्ब और बोथ आर मिसिंग। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, और उस पार्ट में या तो सब्जेक्ट नहीं होता, या वर्ब नहीं होता, या दोनों ही नहीं होते। तो भाई इन द मॉर्निंग इज अ फ्रेज।
अच्छा, अब बॉयज एंड गर्ल्स एक और गुजारिश, अगर मैं आपको कहूं कि अर्ली इन द मॉर्निंग, अब ये क्लॉज है? नो सर। नहीं सर। शाबाश, नहीं सर, इधर भी क्लॉज नहीं है। अब भी फ्रेज है ये। अच्छा, अगर मैं Sir, कहूं, phrase है। अच्छा अगर मैं कहूं गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब ये क्लॉज है? नहीं सर। नहीं सर, वर्ब आ गई है। शाबाश, Phrase है। सब्जेक्ट नहीं सर। हुजूर अभी अभी शाबाश। क्लॉज है सर। नहीं बेटे, क्लॉज नहीं है ये, क्योंकि इसमें वर्ब Phrase है सर। इसमें सर वर्ब आ गया, सब्जेक्ट नहीं आया है। सब्जेक्ट नहीं आया है। तो सर ये कंपलसरी है कि क्लॉज में, सॉरी फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और ये वर्ब दोनों है? क्लॉज में कंपलसरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने चाहिए। क्लॉज के लिए कंपलसरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने चाहिए। सब्जेक्ट अब अगर मैं गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग कहता हूं तो भाई इसमें वर्ब तो आ गया, लेकिन ये अब भी फ्रेज है। इसमें अभी phrase है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, नहीं देखें, अब पंक्ति छोड़ दे। बल्कि मैं इसको काफी दफा लिखता हूं। मैंने आप लोगों से पूछा, मैंने कहा कि भाई बताइए, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग फ्रेज है? आपने कहा नहीं सर। मैंने आपसे पूछा अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रेज है? आपने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों? आपने कहा सर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है। फिर मैंने आपसे पूछा कि अब मुझे बताएं, फिर मैंने आपसे पूछा कि अब बताएं, मॉर्निंग प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है? अभी सुने तो सही, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज वो हम बाद में देखेंगे ना। पहले तो मेरे साथ मिलके ये क्लियर करें कि आपको फ्रेज की समझ आया है कि नहीं है। अच्छा, अब तीसरे सेंटेंस में मैंने आपसे पूछा कि बताएं, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्लॉज है? अब जवाब दो इसका। नहीं सर। नहीं। सर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब है, तो हाँ, सब्जेक्ट की अदम मौजूदगी की वजह से ये क्लॉज नहीं है सर, हाँ, स्टिल इट इज फ्रेज। स्टिल इट इज अ फ्रेज। शाबाश। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमने क्लॉज की डेफिनेशन क्या की थी वो फिर हम लिखें कि क्लॉज जो होता है, क्लॉज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। शाबाश, तो क्लॉज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। वो जो वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, वो एक्शन वर्ब भी हो सकता है, वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, वो कोई सा वर्ब हो सकता है। तो इन द मॉर्निंग भी फ्रेज है, अर्ली इन द मॉर्निंग भी फ्रेज है, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी फ्रेज है। अच्छा, अब अगली बात, मुझे बताइए कि क्या सेंटेंस में फ्रेज कंपलसरी होता है? नो सर। शाबाश, सर नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब हम बनाते हैं टेबल, देखिएगा जरा। आप अपने स्पीकर्स बंद कर दिया करो ना, जब वो जवाब देने लगो तो फिर ओपन किया करो ना। अच्छा, अब देखो जी, अगर मैं कहूं कि अली स्विम्स, अगर मैं कहूं कि अली स्विम्स, और अली स्विम्स के बाद अगर मैं लगा दूं फुल स्टॉप, तो ये पूरा सेंटेंस है, अली तैरता है, और इसमें एक क्लॉज है, अली सब्जेक्ट है और स्विम्स इसका वर्ब है जी। अब अगर इसके साथ मैं फ्रेजेस ऐड करूं, अली स्विम्स, इन द स्विमिंग पूल। देखें, इन अ स्किलफुल मैनर, अली स्विम्स इन अ स्किलफुल मैनर, तो ये फ्रेज अटैच हो गया। एक और फिक्रा लिखता हूं, अली स्विम्स इन द पूल, ये एक और फ्रेज फ्रेज अटैच हो गया। अच्छा, अली स्विम्स एवरी मॉर्निंग, ये एक और फ्रेज अटैच हो गया। अली स्विम्स एट 9 o'clock, तो एक और फ्रेज अटैच हो गया। अली स्विम्स टू रिमेन फिट। देख, अब देखो बेटे कि अब आप ये देखो कि एक क्लॉज के साथ जब ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रेजेस आए हैं तो इनका अपना रोल हुआ ना। फिर फ्रेजेस किसी भी सेंटेंस का कंपलसरी पार्ट तो नहीं होते, लेकिन जब ये सेंटेंस में आते हैं तो इनके क्या बेनिफिट्स हैं।
इनके बेनिफिट्स ये हैं कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। फ्रेजेस के बेनिफिट्स ये हैं कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। फ्रेजेस के बेनिफिट्स ये हैं कि ये फिक्रे में डेप्थ क्रिएट करते हैं, फिक्र सेंटेंस में स्टाइल लेकर आते हैं। अभी मैं आगे आपको पढ़ाता जाऊंगा ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि फ्रेजेस एक स्टाइल भी कैसे जनरेट करते हैं, फ्रेजेस एक्सप्रेशन को कैसे अच्छा करते हैं, फ्रेजेस ज्यादा ज्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं सेंटेंस को। अगरचे ये किसी सेंटेंस का इंटेग्रल पार्ट नहीं होते, कंपलसरी पार्ट नहीं होते। कंपलसरी पार्ट वही है क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। मिसाल के तौर पे ये जो पहला फ्रेज है आपके सामने, क्या ये क्या ये हाउ का जवाब नहीं दे रहा? Yes, sir. अगर Absolutely. हाँ, अगर मैं आप बच्चों से पूछूं ये सवाल कि हाउ डज अली स्विम, तो So we आप will जवाब answer in a skillful manner. जवाब में मुझे कहोगे कि सर इन स्किलफुल मैनर। दूसरा जो दूसरा जो फ्रेज है, क्या ये वेयर का जवाब नहीं दे रहा? अगर मैं Yes, आप sir. बच्चों से पूछूं कि वेयर डज अली स्विम, तो आप कहोगे कि सर अली स्विम्स इन द पूल। तीसरा जो Sir, next फ्रेज word when. हाँ, Sir, next answer. वेयर तीसरा जो तीसरा जो फ्रेज है वो हाउ ऑफन का जवाब नहीं दे रहा कि कब कब तैरता है वो। हाउ ऑफन यानी उसके तैरने का ताद्दुद क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेपिटेशन ऑफ एन एक्शन क्या है। रेपिटेशन ऑफ एन एक्शन ये है कि वो रोजाना तैरता है। एट 9 o'clock ये हमें वेन का जवाब नहीं दे रहा कि किस वक्त तैरता है। टू रिमेन And फिट हमें last, why? Why फाइ का answer. जवाब नहीं दे रहा। देखें, यानी आप यूं समझो ना कि आप इस चीज को यूं समझिए कि जो पहला फ्रेज था, पहले फ्रेज ने एक मैनर की सेंस दी, दूसरे फ्रेज ने प्लेस की सेंस दी, तीसरे फ्रेज ने फ्रीक्वेंसी की सेंस दी, चौथे फ्रेज ने टाइम की सेंस दी, पांचवें फ्रेज ने पर्पस की सेंस दी। देखो, तो हुजूर फ्रेजेस को आप घटिया मत समझना। फ्रेजेस को फ्रेजेस को डी वैल्यू ना करना कि असल तो चीज जी क्लॉज है। क्लॉज, सेंटेंस में क्लॉज हो तो सेंटेंस बनता है, वो बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस की बुनियादें जो है वो क्लॉज ही है, सब्जेक्ट और वर्ब ही एक सेंटेंस की बुनियाद है। लेकिन जो लेकिन फ्रेजेस सर खूबसूरती जो है वो फ्रेजेस की वजह से, हाँ खूबसूरती और डेप्थ। जी, और जो फ्रेजेस होते हैं वो अपना मीनिंग खुद लेकर आते हैं। और ये मैंने जानबूझ के ना आपको ये फ्रेजेस एक तरतीब में भी लिखवाए हैं। कह रहे मैं इस नीचे वाले पार्ट को ना जरा खत्म करूं। अच्छा, अब अगर कभी आपको फ्रेज इकट्ठे लिखने को मिल जाए ना, तो फिर आपने इसी तरतीब से लिखने हैं। और वो तरतीब है मैं, प्ल, फ्री, टी और पू। यानी इस सेंटेंस को अगर एक लाइन में भी लिखा जाए तो यूं लिखा जाएगा, अली स्विम्स इन अ स्किलफुल मैनर, अली स्विम्स इन अ स्किलफुल मैनर इन द पूल एवरी मॉर्निंग एट 9 o'clock टू रिमेन फिट। और इसको मैं बोलता होता हूं यानी ऑर्डर ऑफ फ्रेजेस। यानी अगर आप बेसिकली, ये एडवर्ब का टॉपिक है लेकिन एडवर्ब मैंने अभी पढ़ाया नहीं, आप इसे ऑर्डर ऑफ फ्रेजेस ही लिखो। अगर आपको फ्रेजेस इकट्ठे इकट्ठे लिखने पड़ जाएं तो वो आप लिखा करो मैं, प्ला, टी, मैं प्ला, फ्री, टी और पू से। यानी पहले मैनर, ऐसा फ्रेज लिखो जिसमें मैनर हो, फिर प्लेस हो, फिर फ्रीक्वेंसी हो, फिर टाइम हो, फिर पर्पस हो। यानी आपका एग्जामिनर आपको यहीं से धोखा दे सकता है कि वो इस सेंटेंस को यूं बना दे, अली स्विम्स इन द पूल इन अ स्किलफुल मैनर। आपने कहना ना, अली स्विम्स इन अ स्किलफुल मैनर इन द पूल। पहले मैनर फिर प्लेस। आपका एग्जामिनर यूं देगा इसे, आपने इसको यूं करना है। या ये हो सकता है कि वो टू रिमेन फिट को यहां सबसे पहले ले आए, अली स्विम्स टू रिमेन फिट इन अ स्किलफुल मैनर। आपने कहना ना, ये एंड में आता होता है, पर्पस एंड में आता है। आपका एग्जामिनर यूं धोखा देगा आपको, आपने कहना ना जी ना। ये बात समझ आई? जी सर। जी। तो हुजूर
ये बात हो गई फ्रेजेस की। अच्छा, तो हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बात थी, वो क्लॉज के बारे में बात थी, वो लिंकिंग वर्ब था, वो हेल्पिंग वर्ब था, वो एक वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ कितने हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए वो था, और उसके बाद हमने बात खत्म की अपनी फ्रेजेस पे। आज तो बल्कि मैंने शुरू में ही आपसे पहले तो ये पूछा ना कि बताओ ना जरा मुझे क्लॉज तो गिन के बताओ। लेक्चर 3 जो था उसका आज मेरा पहला पॉइंट ये था कि मुझे क्लॉज गिन के बताओ। अच्छा, अब बेटे उसके बाद एक चीज और करवाता हूं आपको, और फिर उसके बाद जो है ना हम शुरू करेंगे प्रेसी। पहले ये एक जिस बेटे ने कहा था वो सही बोल रहा था कि पहले मैं एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं पहले स्ट्रक्चर का। आज हम बात करते हैं कि कंजंक्शंस क्या है। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक वर्ड है। ये करता क्या है? ये कनेक्ट करता है। ये किसको कनेक्ट कर सकता है? ये वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है, ये फ्रेजेस को भी फ्रेज कनेक्ट कर सकता है, और ये क्लॉजेस को भी कनेक्ट। क्लॉज हाँ, ये क्लॉजेस को भी कनेक्ट कर सकता है। और कनेक्ट कैसे करता है? एक बैलेंस के साथ। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ अ कंजंक्शन। ये मैं कंजंक्शन आपको क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के बाद हमने उसको जोड़ना सीखना है। इसके बाद हम जाएंगे फिर टेंसेस की तरफ। कंजंक्शन का टॉपिक वैसे भी आपके सीएसएस में पीएमएस में इसकी फ्रीक्वेंसी 80 to 90% है। यानी करेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कंजंक्शंस ने आना ही आना है किसी ना किसी तरीके से। और कंजंक्शन जो है वो बहुत फैला हुआ टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है। लेकिन आप देखेंगे कि हम इतने मजे से करेंगे इसको कि कोई कंजंक्शन ऐसा होगा नहीं कि जो जिसका आपको पता ना हो फिर। और आप क्लॉजेस को बड़े ही डिफरेंट तरीके से कनेक्ट कर पाओगे फिर। ये है मेरा मकसद आपको कंजंक्शन पढ़ाने का। क्योंकि कंजंक्शन के बाद मैंने इसके कजन्स भी पढ़ाने हैं आपको, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक वर्ड है। कंजंक्शन करता क्या है? कंजंक्शन कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है, फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकता है, क्लॉजेस को भी, लेकिन एक तवाजुन के साथ, एक बैलेंस के साथ। यानी कंजंक्शन को मैं तराजू कहूं तो बुरा ना होगा। कंजंक्शन एक तराजू है। कंजंक्शन एक तराजू है। जिस तरह तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं, इस तरह कंजंक्शन के भी दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। अब इससे मेरी क्या मुराद है? अब हम 6 सेंटेंसेस लिखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं, और देखते हैं कि असल में हम क्या क्या रहे हैं। सेंटेंस नंबर 1 है रॉय एंड जिया प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस है जावेद डिसीव्ड रॉय एंड जिया। तीसरा सेंटेंस है दुआ इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर। फोर्थ सेंटेंस है रिदा राइट्स स्लोली एंड क्लियरली। पांचवा सेंटेंस है माई बुक्स आर इन द बैग एंड ऑन द टेबल। और छठा सेंटेंस है आई एम अ टीचर और एंड आई टीच इंग्लिश। अब हुजूर आप लोग कुछ क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले तो मैंने जानबूझ के एक ही कंजंक्शन लिखा है, इसको आप कर लीजिए अंडरलाइन। जानबूझ के मैंने एक ही कंजंक्शन लिखा है, एंड का कंजंक्शन। अब आप लोगों से मैं कुछ सवालात शुरू करता हूं। मुझे बताइए कि सेंटेंस नंबर 1 में ये जो एंड कंजंक्शन है इसके दाएं बाएं बैलेंस है? नो सर Yes, yes, sir. Both are noun. यस सर, यस सर यस सर, शाबाश। एंड से पहले रॉय भी सब्जेक्ट है और ज्यादा भी और सब्जेक्ट ज्या भी सब्जेक्ट है। यानी कि इन इस पहले सेंटेंस को आप दो फिक्रों में अगर बांटो, तकसीम कर दो, तो क्या बनेगा? रॉय प्लेज क्रिकेट और जिया प्लेज क्रिकेट। यानी रॉय भी सब्जेक्ट है और जिया भी सब्जेक्ट है। मुझे बताओ कि सेंटेंस नंबर 2 में रॉय और जिया क्या है? ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट है सर। देखें, शाबाश शाबाश। अब सेंटेंस नंबर 2 में
रॉय भी ऑब्जेक्ट है और जिया भी ऑब्जेक्ट है, तो एंड ने दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा ना। सेंटेंस नंबर 1 में एंड ने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा। सेंटेंस नंबर 2 में एंड ने दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा। अब मुझे बताइए कि सेंटेंस नंबर 3 में एंड के दाएं बाएं बैलेंस है? सर एडजेक्ट है, यस सर है। सर एडजेक्टिव दोनों। शाबाश शाबाश। सेंटेंस नंबर 3 में एंड के दाएं बाएं दोनों तरफ देखें एडजेक्टिव्स हैं। बैलेंस 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 बैलेंस। सेंटेंस नंबर 4 में बताएं एंड के दाएं बाएं दोनों तरफ। सर एडवर्ब है। एडवर्ब है शाबाश सर। शाबाश, एडवर्ब्स हैं, यानी काम करने के अंदाज हैं कि रिदा जो है वो लिखती है। अब ये स्लोली और क्लियरली, ये दोनों उसके लिखने के अंदाज हैं, और अंदाज जो मैनर्स होते हैं उसको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। एडवर्ब मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, एडवर्ब्स बोलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस नंबर 4 में एंड के दाएं बाएं दोनों तरफ एडवर्ब्स हैं। अब मुझे बताइए कि सेंटेंस नंबर 5 में एंड के दाएं बाएं बैलेंस है? सर फ्रेज है। नो सर। है सर, फ्रेज है। शाबाश, एंड से पहले भी फ्रेज है और एंड के बाद भी के फ्रेज बाद है। भी कि जो मेरी किताबें हैं, जो मेरी बुक्स हैं, वो किधर किधर हैं? बैग में भी हैं, इन द बैग एंड ऑन द टेबल, और टेबल पे भी हैं। अच्छा, सेंटेंस नंबर 6 में बताएं क्या बैलेंस है? यस सर है। यस सर। किस चीज क्लास में है बैलेंस दोनों है? जाने। सर क्लास भी। क्लास पे वही पहले वाला और उसके बाद वाला पे। वाह वाह वाह, शाबाश। यहां क्लॉज का बैलेंस मौजूद है। ये अभी ना पूछना कि एंड से पहले कॉमा क्यों लगाया है मैंने। आप ये देखो कि एंड से पहले एक क्लॉज है और एंड के बाद भी एक क्लॉज है। तो बेटे सेंटेंस नंबर 1 से 4 तक देखो अगर आप, तो कंजंक्शन ने लफ्जों को जोड़ा, और जब लफ्जों को जोड़ा तो एक बैलेंस के साथ जोड़ा। सेंटेंस नंबर 5 में जो सेंटेंस नंबर 5 में जो कंजंक्शन था उसने दो फ्रेजेस को जोड़ा और एक बैलेंस में जोड़ा। और सेंटेंस नंबर 6 में और सेंटेंस नंबर 6 में दो क्लॉजेस को दो जोड़ा। क्लॉज को जोड़ा। अब मैं कुछ फिक्रे लिखता हूं, लेकिन पहले बोले कोई ना। आप उनका एनालिसिस करके मुझे बताइएगा कि वो फिक्रे ठीक है या नहीं ठीक, यानी एग्जाम में किस तरीके से अब यही वाला टॉपिक आएगा, हम इस अंदाज में भी देखते हैं। सर काइंडली आप इनकी रिकॉर्डिंग्स शेयर कर लेंगे, क्योंकि सर हमने लेट ज्वाइन किया, नेटवर्क इशू था। हाँ जी, थैंक यू सर। जी बेटे। अब एक इसकी अब एक इसका फौरन फौरन मैं टेस्ट ले लेता हूं, लेकिन पहले बोले कोई ना। सेंटेंस नंबर 1, अली स्पीक्स सॉफ्टली एंड इन अ पोलाइट मैनर। सेंटेंस नंबर 2 है, रिदा इज ऑनेस्ट एंड बिहेव्स सिंसियरली। सेंटेंस नंबर 3 है, जिया एंड मी राइट पोएम्स। सेंटेंस नंबर 4 है, आई हेल्प ही एंड शी। सेंटेंस नंबर 5 है सेंटेंस नंबर 5 है, द लेबरर्स आर वर्किंग होल हार्टेडली एंड इन अ स्किलफुल वे। लें जी, अब मेरा बच्चा तसल्ली से बैठ के इसके बारे में सोचो। ये सारे फिक्रे गलत है और इसके अंदर कोई गहरी बात नहीं है, सिर्फ बैलेंस नहीं है। और फिर मुझे बताना शुरू करो। मैं सर पहला जो सेंटेंस है उसमें सॉफ्टली इस्तेमाल हुआ है, ये एडवर्ब है, जबकि एंड के बाद इस्तेमाल हुआ है इन अ पोलाइट मैनर, ये फ्रेज है। शाबाश। ये इसमें मसला है। देखें, एडजेक्टिव एडवर्ब के पीछे मत भागो। आप सिर्फ ये देखो कि सेंटेंस नंबर 1 में गलती क्या है। एंड है यहां पर कंजंक्शन, एंड से पहले सॉफ्टली अगर सिंगल वर्ड दिया है इन्होंने, मुझे नहीं पता कि सॉफ्टली एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। पोलाइटली अच्छा मुझे सर। जी सर पहले वाले में पोलाइटली अच्छा मुझे सर जी, आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि सॉफ्टली एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। मुझे इतनी तो समझ है ना कि यार एंड से पहले सॉफ्टली सिंगल वर्ड है, तो एंड के बाद यहां पर इन अ पोलाइट एंड के बाद इन अ पोलाइट मैनर फ्रेज क्यों है? तो तराजू के पलड़े बराबर तो ना रहे फिर। मैं बताता हूँ। बताएं। सर अली स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली। शाबाश शाबाश शाबाश।
अलीम, जी। अरे ठीक है, तो यहां पर आना चाहिए अली स्पीक्स। नहीं नहीं, इसे भी मैं लिखा रहने देता हूं ताकि मैं जब आपको भेजूं तो आपको पता हो कि हमने कैसे ठीक किया था ये। तो हुजूर, ये यूं दुरुस्त होना चाहिए कि अली स्पीक्स सॉफ्टली एंड पोलाइटली। पोलाइटली। लाइटली। अब देखें, एंड के बाद भी एक वर्ड आ गया और एंड से पहले भी सिंगल वर्ड आ गया। ये ना मुझे कहो कि एडजेक्टिव्स हैं या एडवर्ब्स हैं, बिल्कुल ना परेशान हो इस सिलसिले में। चलें, सेकंड में सर अविदा इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर। शाबाश। अब दूसरा फिक्रा में फिर एंड को मैं कहता, एंड को मैं हाईलाइट करता हूं। एंड से पहले ऑनेस्ट क्वालिटी है, तो एंड के बाद में वर्ब क्यों आ रहा है यहां पे? अगर एंड से पहले क्वालिटी है तो एंड के बाद भी क्वालिटी आनी चाहिए। तो ये यूं होना चाहिए कि रिदा इज, is honest and sincere. शाबाश, ऑनेस्ट एंड Sincere. सिंसियर। अब देखो आप, एंड से पहले भी क्वालिटी आ गई और एंड के बाद भी क्वालिटी आ गई। ऊपर इशू क्या था देखे, बैलेंस बिगड़ा हुआ था। बैलेंस बिगड़ा हुआ था, यानी एंड से पहले सिंगल वर्ड था और एंड एंड से पहले क्वालिटी थी और एंड के बाद में वर्ब था। वर्ब था। चलें, अब मुझे थ्री में बताएं क्या इशू है। Sir, जिया three एंड जिया आई एंड plus राइट आई I वन। आएगा, राइट नहीं की वन। जगह I sir. अब देखें, अब देखें इसमें, शाबाश। अब इसमें इशू क्या है? एंड से पहले ज्यादा सब्जेक्ट है, तो एंड के बाद Yes में मी sir. ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? मी Sir, ऑब्जेक्ट I होता है, मी यस। ऑब्जेक्ट होता है ना। नॉमिनेटिव केस आना सर। हाँ, Ziya and I write poems. शाबाश। तो जिया एंड आई राइट पोएम्स। राइट राइट वन। राइट पोएम्स। पोएम्स। अब देखें कि एंड से पहले, एंड से पहले जो जिया है वो भी सब्जेक्ट आ गया और जो आए है वो भी सब्जेक्ट आ गया। ये जो आजकल की मम्मी डैडी इंग्लिश है ना, ये जो क्या नाम है, ये जेन सो जी। कॉल्ड देसी अंग्रेज बोलते हैं। सर जेन जी इंग्लिश। मी नॉट राइट एंड मी नॉट रॉन्ग एंड यो मैन यो। तो हम सीएसएस वाले ऐसी इंग्लिश नहीं बोलते, हम फॉर्मल इंग्लिश लिखते भी हैं बोलते भी हैं। और फिर जिनको ग्रामर का नहीं पता, तो फिर वो ये भी एक क्या नाम है, एक उज़्र ये देते हैं कि जी अंग्रेज तो ग्रामर नहीं जानता, वो तो ग्रामर के बगैर बोलता है। किस गधे ने कहा है वो ग्रामर के बगैर बोलता है? यानी कि किसी भी, आप यूं समझ लो ना, फर्ज करें कि हमने उर्दू सुननी है, एक उर्दू है रेडी वाले की, एक उर्दू है जो फेरी वाले की, और एक उर्दू है जो कि एक प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, या एक उर्दू है जो कि एक अदीब या शायर बोल रहा है। दोनों की उर्दू में फर्क है। इसी तरह इंग्लिश भी, एक इंग्लिश है वहां के कूड़ा उठाने वाले की, और एक इंग्लिश वहां के अदीब की है, तो दोनों में फर्क है। तो जो अच्छी इंग्लिश होती है ना बेटे, वो ग्रामेटिकली स्ट्रांग ही होती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उस माहौल में ढल जाया जाए तो फिर आप कम से कम बोलना सीख जाते हैं विदाउट ग्रामर। चौथे सेंटेंस में बताएं क्या इशू है। Center में I आई हेल्प helped देम। him, her and her. आई हिम हेल्प देम। एंड हर। आई हेल्प्ड I हर, helped आई him. हेल्प हिम। I helped him and her. शाबाश। अब देखो कि एंड यहां पर आ गया कंजंक्शन। एंड से पहले हिम और एंड के बाद हर, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसा ही है ना बेटे? यस ही सर। इज हिम इज एन ऑब्जेक्ट बेटे। यूं मैं क्यों कहूं कि एक्शन रिसीवर मैंने यहां पर देना है, ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर देना है, तो एंड के बाद मैंने क्यों यहां पर ही और शी लिखा? दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। चले, अब मुझे पांचवें सेंटेंस को ठीक करके बताएं। Sir, the सर द laborers are लेबर आर working वर्किंग wholeheartedly एंड and skillfully। skillfully. क्या बात है, शाबाश शाबाश। अब देखे ना, अब मुझे नहीं पता, देखो अगर मैं बिल्कुल एक बिलो एवरेज स्टूडेंट की तरह भी अगर इस चीज को देखूं, तो भाई मुझे नहीं पता यहाँ होल हार्टेडली का मतलब क्या है। मुझे ये समझ आ रहा है कि यार एंड से पहले होल हार्टेडली सिंगल वर्ड है और एंड के बाद इन स्किलफुल वे जो है ये एक फ्रेज है, लिहाजा एंड के दाएं बाएं बैलेंस नहीं है। और बैलेंस मैंने खुद बना दिया यहां पर, देखिए भला, देखिए, आपने बनाया बल्कि, कि द लेबरर्स आर वर्किंग, द And लेबरर आर वर्किंग होल हार्टेडली एंड skillfully. skillfully। स्किलफुली। यहाँ पे दोनों एडवर्ब है. हाँ, अब आप तो जानते हो कि एडवर्ब है। फर्ज करो मैं हम नहीं जानते कि ये एडवर्ब है, फिर भी हमें देखो इतना तो समझ है कि एंड के बाद और पहले दोनों तरफ एक बैलेंस मौजूद है। अच्छा, अब हुजूर कंजंक्शन में, कंजंक्शंस जो है ना, कंजंक्शंस जो हैं ये तीन भाई हैं। ये कौन से कंजंक्शंस तीन भाई हैं? नंबर वन,
पहले कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और तीसरी टाइप के कंजंक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये तीन भाई हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पहचानना बड़ा आसान है क्योंकि ये होते ही साथ है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को पहचानना भी बहुत आसान है क्योंकि ये होते ही पांच है। और भी इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पेयर्स में होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पहचानना भी बहुत आसान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आबादी है ना इंग्लिश में, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की है। कोऑर्डिनेटिंग तो फिक्स सात है, कोरिलेटिव जो है वो फिक्स पांच पेयर्स हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो, उसको कैसे पहचाना जाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को उनके बिहेवियर के थ्रू पहचाना जाता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बिहेवियर है अटैचमेंट प्लस फ्रंटिंग। अब अटैचमेंट और फ्रंटिंग क्या चीज है ये हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल आप इन तीन चीजों को पहले तो जहन के अंदर रखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तीन टाइप्स है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो के साथ होते हैं, वो रिलेटिव कंजंक्शंस जो के पांच पेयर्स होते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की पहचान ये है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अटैचमेंट और फ्रंटिंग के थ्रू पहचाना जाता है। अब हम उठाते हैं पहले इसको कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ये क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये आपने, पेन बुआई वाला। हाँ ये आपने पढ़े होंगे पहले भी, लेकिन हम देखते हैं कि किसी डिफरेंट वे में हम पढ़ते हैं आज। ये है फैन बॉयज। अच्छा, फैन बॉयज यानी कि एफ से हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया येट, और एस से हो गया सो। अच्छा, फॉर जब भी कंजंक्शन का काम करता है तो कॉज इफेक्ट की सेंस देता है। इसकी सेंस को अगर हम साथ साथ समझते जाएंगे ना, तो फिर ग्रामर एक रूल नहीं रहेगा, ग्रामर फिर एक सेंस बन जाएगी। और ग्रामर को आपने एज अ रूल लेना भी नहीं है, रूल के साथ आपने उसकी सेंस अटैच कर लेनी है, तो आपको कभी नहीं भूलेगी बात। फॉर जब भी कंजंक्शन का काम करता है तो उसमें कॉज इफेक्ट होती है, एंड जब भी कंजंक्शन का काम करता है तो उसमें फर्दरेंस की सेंस होती है। फर्दरेंस की यानी एंड से जो बात पहले की जाती है, एंड के बाद वही बात आगे बढ़ा दी जाती है। नॉर के अंदर सेंस होती है कंफर्मेशन की, यानी नॉर से जो पहले बात की जाती है, नॉर के बाद उसी बात को कंफर्म किया जाता है। अभी मैं इसकी मिसालें दूंगा ना, फिर आपको ये मजीद क्लियर होगी चीजें। बट में जो सेंस होती है वो है कंट्रास्ट की, कंट्रास्ट। और में सेंस है चॉइस की, चॉइस। और में जो सेंस है वो सेंस है चॉइस की। जेट में भी सेंस है कंट्रास्ट की, और सो में भी सेंस है कॉज इफेक्ट की। देखिए जी, एंड में सेंस है फर्दरेंस की, फॉर में सेंस है कॉज इफेक्ट की, एंड में सेंस है फर्दरेंस की, नॉर में सेंस है कंफर्मेशन की, बट में कंट्रास्ट है, येट में भी कंट्रास्ट है, और में चॉइस है, और जो सो है उसमें कॉज इफेक्ट। अब ये जो सेंसेस मैंने बताई हैं आपको, इन सेंसेस को पक्का करने के लिए हम यूं करते हैं कि हम छोटे छोटे से सेंटेंसेस लिखते हैं कुछ, और देखते हैं कि हमने ये जो सेंस इसकी बनाई है, ये जो सेंसेस हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बनाई हैं, ये सही है। अब देखिए, सेंटेंस नंबर वन है आई पनिश्ड हिम, कॉमा फॉर ही लाइड। मैंने उसको सजा दी, और उसकी कॉज क्या थी कि उसने झूठ बोला था। सेंटेंस नंबर टू है ही इज अ मुस्लिम एंड ही ऑफर्स नमाज
डेली या रेगुलरली। सेंटेंस नंबर 3 है नॉर का। ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही नेवर वर्क्स हार्ड, ही नेवर स्टडीज, कभी नहीं पढ़ता वो, नॉर डज ही रिपेंट, और ना ही पछताता है कभी। सेंटेंस नंबर 4 है कि रिदा इज एक्टिव, कॉमा बट दुआ इज लेजी। सेंटेंस नंबर 5 है यू शुड ओबे, और योर बॉस विल फायर यू। सेंटेंस नंबर 6 है ही इज वेल्थी, कॉमा येट ही डज नॉट हेल्प द पुअर। और आखिरी सेंटेंस है आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट अर्ली। ये बेटे 6 सेंटेंसेस हमारे सामने हैं। अब आप सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं उनको करें हाईलाइट, उनको करें हाईलाइट, और को, बट को, येट को, सो। हाईलाइट करने के बाद आप देखें कि जो ऊपर हमने सेंसेस लिखी थी, क्या वो सेंसेस इनमें मौजूद हैं? हमने लिखा था कि फॉर जब भी कंजंक्शन का काम करता है, बेटे फॉर कंजंक्शन का काम नहीं भी करता। मिसाल दूं, फॉर हमेशा तो कंजंक्शन का काम नहीं करता ना। अगर मैं कहूं कि दिस बुक इज फॉर यू, अब बताओ, यहां पर तो फॉर कंजंक्शन नहीं, यहां तो फॉर जो है वो प्रेपोजिशन है। इस फॉर का मतलब है लिए, ये किताब आपके लिए है। और अगर ये कंजंक्शन होता तो वैसे भी इसके इससे पहले तो क्लॉज है, इसके बाद में क्लॉज नहीं है। तो फॉर हमेशा तो कंजंक्शन का काम नहीं करता ना। तो हम इस वक्त क्या बात कर रहे हैं कि फॉर जब भी कंजंक्शन का काम करता है तो कॉज इफेक्ट की सेंस देता है। देखें आप, फॉर में कॉज इफेक्ट है, झूठ बोलना कॉज है और मेरा उसको पनिश करना ये उसका इफेक्ट है। एंड जो है, देखें इसमें फर्दरेंस है, जो बात एंड से पहले की जाती है उसी बात को आगे बढ़ा दिया जाता है। ही इज अ मुस्लिम एंड ही ऑफर नमाज डेली। नॉर में देखें तो कंट्रास्ट है, ही नेवर स्टडीज, कभी नहीं पढ़ता वो मनहूस, नॉर डज ही रिपेंट, और ना ही पछताता है। तो देखिए कंफर्मेशन है। जो पहले एक थीम है, वो थीम क्या है? वो उसकी वो उसके नकारापन का थीम है, नहीं पढ़ता वो, ढीठ है। और उसके बाद लिखा हुआ और वो पछताता भी नहीं है। फिर देखिए कंफर्मेशन हो गई। सेंटेंस नंबर 4 को अगर आप लोग देखो तो जो रिदा है वो एक्टिव है और दुआ जो है वो लेजी है। तो देखें बट में कंट्रास्ट है। किस चीज का कंट्रास्ट है? एक्टिव होने का और लेजी होने का। पांचवें में चॉइस है, ये और वरना है, वरना दूसरी सूरत में यू शुड ओबे, कहता है तुम्हें ओबे करना चाहिए, ताबेदारी तुम्हें करनी चाहिए, और योर बॉस विल फायर यू, या फिर तुम्हारा बॉस तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। ये और अदरवाइज है असल में। तो चुन लो कि तुमने नौकरी से हाथ धोने हैं या नौकरी से हाथ नहीं धोने। तो चुन लो कि तुमने बॉस की ताबेदारी करनी है या बॉस की ताबेदारी नहीं करनी, चुन लो, चॉइस। सेंटेंस नंबर 6 में भी कंट्रास्ट है। भाई वो वेल्थी है, तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ यूं ही होती है ना कि अमीर से गरीब की तरफ वेल्थ जाती होती है। हमारे मुल्क में खैर ये डिफरेंट है, हमारे यहाँ तो गरीब से अमीर की तरफ आती है वेल्थ, गरीबों को निचोड़ निचोड़ के वेल्थ उनसे इकट्ठी की जाती है। लेकिन जनरली देखा जाए तो ऐसा ही है कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो अमीर से गरीब की तरफ होती है। अब यहां पर लिखा हुआ है ही इज वेल्थी येट ही डज नॉट हेल्प द पुअर। देखो ना, मैं इसको यूं थोड़ा लिख सकता था कि ही इज पुअर येट ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ये तो फिक्र ही गलत हो जाता। तो यहां भी कंट्रास्ट है, एक तरफ मैं लिख रहा हूं वेल्थी वेल्थ और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं पुअर, कंट्रास्ट है। अच्छा, 7वें सेंटेंस में देखें, इसमें भी कॉज इफेक्ट है। क्या कॉज इफेक्ट है? मेरा जल्दी सोना इफेक्ट है और उसकी कॉज ये थी कि मैं थका हुआ था, आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज टायर्ड। अब
कुछ गुजारिशात और हैं आपसे मेरी कि अगर सर फॉर में भी कॉज इफेक्ट है और अगर सो में भी कॉज इफेक्ट है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर एक और गुजारिश मैंने आपसे यह करनी है कि अगर बट में भी कंट्रास्ट है और यट में भी कंट्रास्ट है तो इसमें डिफरेंस क्या है। फिर हम कॉमा के ऊपर बात करेंगे। तो भाई पहले तो मुझे आप लोग ये, पहले तो हम इस पे बहस करते हैं ना, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूं 1 मिनट, इसकी तरतीब बदल देता हूं जरा मैं। आप फैन बॉयज को वैसे रहने देना, देखो आपको समझाने के लिए मैंने तरतीब बदली है इसकी, इसे फिर हम वैसा ही कर देंगे। या 1 मिनट ठहरो, ये मैंने आपको नोट्स भेजने हैं, इसको मैं यूं ही रहने देता हूं और नीचे इसकी तरतीब बदलता हूं। ठहरो, इसको मैं यूं ही रहने देता हूं। अब समझने के लिए ना हम इसकी तरतीब बदलते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। अच्छा, इसको ले जाता हूं ऊपर, अब इसको भी साथ साथ ले आता हूं। देखो जी, अब देखो कि अगर फॉर में भी कॉज इफेक्ट है और सो में भी कॉज इफेक्ट है तो फर्क क्या हुआ। सर शो वाले में पहले आता है इफेक्ट बाद में आता है, और फार वाले में इफेक्ट पहले आता है कॉज बाद में आता है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो हुजूर फॉर के बाद में कॉज होती है और सो से पहले कॉज होती है। यानी अब आप इसको भले यूं याद कर लीजिए कि जो फॉर है वो इफेक्ट कॉज है और जो सो है वो कॉज इफेक्ट है। तो देख लीजिए कि फॉर के बाद में कॉज आई, फॉर के बाद में कॉज आई और सो से पहले कॉज आई। ये इस बेटे ने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 5 और 6 को देखिए। अगर बट में भी कंट्रास्ट है, अगर बट में भी कंट्रास्ट है और येट में भी कंट्रास्ट है तो इनमें क्या फर्क हुआ। इनमें मीनिंग का फर्क हुआ। फिर समझिए, अगर फॉर में भी कॉज इफेक्ट है और सो में भी कॉज इफेक्ट है तो इनमें क्या फर्क हुआ। पोजीशन का फर्क हुआ, कॉज की पोजीशन का। फॉर के बाद में कॉज होती है और सो से पहले कॉज होती है। अब अगर बट में भी कंट्रास्ट है और येट में भी कंट्रास्ट है तो इसमें क्या फर्क हुआ। इनमें मीनिंग का फर्क हुआ। मीनिंग का क्या फर्क हुआ। बट का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड और येट का मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ दैट। उर्दू में अगर मैं लिखूं, उर्दू में अगर मैं लिखूं तो बट का मतलब होता है लेकिन, और यट का मतलब होता है इसके बावजूद। सर ताहम भी तो हो सकता है। ताहम और चीज है। ताहम और चीज। ये देखो जी, ये देखिए। तो अगर जो बट है उसमें भी कंट्रास्ट है और यट में भी कंट्रास्ट है तो फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ हुजूर। मीनिंग का फर्क हुआ ना, मीनिंग का फर्क हुआ ना। अब ये मीनिंग का फर्क इतना खूबसूरत है कि ये आपको रट्टा लगाने से बचा देगा। आप खुद अंदाजा लगा लो कि कहां बट लगेगा, कहां यट लगेगा, कहां दोनों लग सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आपका टेस्ट है, मुझे बताएं कि सेंटेंस नंबर 5 में बट की जगह यट लग सकता है। नो सर, बट अगर नहीं कंट्रास्ट करेंगे तो लग भी सकता है। नहीं ना, आप मीनिंग को देखो ना। सर दूसरे सेंटेंस के साथ वो कंट्रास्ट कर ही नहीं रहा ना। देखो ना, इसीलिए तो देखो मैंने, मुझे पता है कि इसके बारे में बड़ी बातें बनी हुई हैं, बट और यट में सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट और ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे पता है बहुत बातें बनी हुई हैं। इसीलिए मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया है इस अंदाज में कि खुद फैसला किया करो आप कि बट कहां आना है और यट कहां आना है। या जहां दिल करे आपका बट लगाओ, जहां दिल करे आपका यट लगाओ। अब देखें, क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिदा तो एक्टिव है इसके बावजूद दुआ लेजी है। नो सर। नहीं कह सकता मैं। तो इसका मतलब है कि यहां बट ही आना है। यहां पर मैं लगा सकता हूं, देखो ये फिक्रा भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है कि ही इज वेल्थी, ही इज वेल्थी येट ही डज नॉट हेल्प द पुअर। कि देखो जी वो तो वो अमीर है, इसके बावजूद देख लो वो गरीबों की मदद नहीं करता। और यूं भी आ सकता है कि वो गरीब है इसके लेकिन वो गरीबों की मदद नहीं करता। तो यहां येट की जगह बट आ सकता है लेकिन यहां बट की जगह येट नहीं आ सकता। तो बेटे फैसला खुद किया करो। एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, मुझे बताना कि वहां क्या लगेगा। 1 मिनट ठहरो जरा। आई एम अ मुस्लिम, ही इज अ हिंदू। बताएं बट या येट। बट 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 बट
बट सर क्या बात है। अब मैं ये क्यों कहूँ जी? अच्छा, और सेंटेंस में लिखता हूँ। अच्छा, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, ही इज करप्ट। बट बट तो मेरा बच्चा खुद फैसला किया करो, आप कोई रूल के पीछे ना भागो। मैं क्यों कहूं कि आई एम ऑनेस्ट, मैं तो ईमानदार हूं, इसके बावजूद वो करप्ट है? भाई मैंने, उसने मेरा ठेका लिया हुआ है, वो करप्ट है तो है। या तो मैं यूं कहूं ना कि देखो जी, उसका बाप कितना ईमानदार आदमी है, इसके बावजूद वो कितना करप्ट है। या तो सेंटेंस का एक थीम बनाओ पूरा यट कहने के लिए। मैं ये क्यों कहूं कि मैं तो मुसलमान हूं, इसके बावजूद वो हिंदू है? भाई वो है, उसकी मर्जी। अच्छा, अब ये सेंटेंस देखो, तो इन इन जगहों पे बट नहीं आना है। अब ये सेंटेंस देखिए, शी हैज हर ओन कार। येट येट आएगा सर। शी हैज हर ओन कार डैश शी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव। यहां पर येट दोनों आ सकते हैं सर, बेटा। दोनों आ सकते हैं, दोनों ही आ हाँ, सकते हैं, बट भी और येट भी। हाँ, बट और येट दोनों आ सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जिस थीम से लिखना चाह रहे हो, आप जिस भी थीम से लिखना चाह रहे हो, उस थीम से लिख दो। अगर बट का थीम देना चाह रहे हो, और बट का थीम होता है लेकिन, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, यट का थीम देना चाह रहे हो तो यट के अंदर सेंस होती है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट। आपकी मर्जी। तो मेरे बच्चों ने किल सर किल, हाँ सर ये सर हो सकता है शी हैज मेनी कार येट शी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव। बिल्कुल ठीक है। शी हैज मैनी कार्स, सॉरी कैन लिखा हुआ है, कार। शी हैज मैनी कार्स येट शी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव, और यहां पर बट शी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव, ये भी हो सकता है। तो ये हुजूरे वाला फैन बॉयज की ये चंद एक बातें थी। अच्छा, अब सर फैन बॉयज के आगे आपने हमेशा कॉमा यूज किया, तो एंड के साथ हम ऑलवेज कॉमा का यूज कर सकेंगे फिर, जैसे अहमद एंड अली। नहीं 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 नहीं, अब आप चंद एक नोट्स लिखिए। ये आपको ना सीएसएस में तो नहीं आता, लेकिन जो आप बाज़ औक़ात एफपीएससी पीपीएससी के पेपर देते हो ना, सिंगल पेपर एग्जाम्स, तो उसमें इस किस्म के एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो मैं आपको साथ ही बता दूं। अब आप कुछ कुछ थ्योरी लिख लीजिए। नोट वन, व्हेन कॉमा इज कंपल्सरी, व्हेन फैन बॉयज कनेक्ट क्लॉजेस। कॉमा तब कंपल्सरी होगा, फॉर्मल होगा, जब फैन बॉयज क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे होंगे। इसलिए देखिए, मैंने सबके सबसे पहले कॉमा लगाया। ये फॉर्मल है, यही फॉर्मल है, यही करेक्ट है। अच्छा, अच्छा सर, इसमें भी किसी किसी जगह लिखा होता है कि इंडिपेंडेंट अगर क्लॉज हो तो कॉमा लगाना है, और ना हो तो फिर नहीं लगाना। अब मेरी बात आगे सुनिए, फिर देखिएगा आप मेरी अगली बात क्या है। पहले मैंने क्या बात किया कि भाई फैन बॉयज के साथ तो लगाना है, फैन बॉयज के साथ तो लगाना है जब वो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। क्यों? अब नोट टू देखिए, द क्लॉजेस बिफोर एंड आफ्टर फैन बॉयज, द क्लॉजेस बिफोर एंड आफ्टर फैन बॉयज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये हुजूर आपकी बात का जवाब है कि फैन बॉयज के दाएं बाएं जो क्लॉजेस होते हैं वो होते ही इंडिपेंडेंट है। भाई वो क्यों इंडिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि वो फैन बॉयज से जुड़े होते हैं। अब एक नोट और लिख लीजिए, फिर मुझसे बहस कीजिएगा जो बहस करनी है आपने। नोट थ्री, when fanboys connect clauses, the resultant sentence is called a compound sentence. कंपाउंड्स। ये मेरा बच्चा, ये जो तीन नोट्स है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में, बस ये जहन में रखिएगा। पहला नोट क्या है कि जब फैन बॉयज क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हो तो कॉमा हमने लगाना है, हम सीएसएस वालों ने लगाना है। क्यों? कि 3-4 साल पहले एक मिस्टेक ही आई थी कि फैन बॉयज फॉर वाला सेंटेंस था और उसमें कॉमा नहीं था। और वैसे भी फॉर्मली हम कॉमा लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब फॉर एंड नॉर बट और येट सो क्लॉजेस को जोड़ रहे होते हैं। वर्ड्स को जोड़े हो फिर तो नहीं लगा। दो लफ्ज यूं ना कहना कि अगर आप लिखो कि अली एंड अकरम प्ले क्रिकेट, तो आप अली कॉमा एंड अकरम लिख लो कि जी उस्ताद ने कहा था कि एंड से पहले कॉमा आता है। भाई हर वक्त नहीं आता, क्लॉजेस को जोड़े तब आता है। अच्छा, दूसरा नोट क्या लिखवाया मैंने आपको कि फैन बॉयज से पहले और बाद वाले जो क्लॉजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। नोट टू की अहमियत आपको तब पता चलेगी जब मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करवाऊंगा। फिर आपको इसकी अहमियत होगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते क्या हैं और ये कितनी अहमियत के हामिल।
अब आप कहिए कि फैन बॉयज के दाएं बाएं दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो इसका जवाब ये दीजिए कि भाई फैन बॉयज जब क्लॉजेस को जोड़ देता है तो वो जुड़ने के बाद भी इंडिपेंडेंट रहते हैं। यही तो फैन बॉयज की क्वालिटीज है। नाम भी तो देखे ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट करवाते हैं भाई, ये हक नहीं जतलाते, ये किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं बन जाते, ये किसी क्लॉज का पार्ट नहीं बनते, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं सिर्फ। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि जब फैन बॉयज क्लॉजेस को कनेक्ट करके सेंटेंस बनाते हैं तो जो रिजल्टेंट सेंटेंस होता है उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो ये आप लोगों के पास 7 कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको क्यों कह रहे हो आप कंपाउंड सेंटेंस, भाई इसलिए कह रहा हूं कंपाउंड सेंटेंस, ये फैन बॉयज से जुड़े हुए क्लॉजेस हैं इसमें। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें फैन बॉयज क्लॉजेस को जोड़ते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। ये हुजूरे वाला था आज का लेक्चर। और अब मैं एडमिन से पूछता हूं कि कल मेरा लेक्चर है कि नहीं। आज के लिए